एमेटी विला। बाहर से देखने में ये घर किसी भी पुराने घर जैसा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर हवा में एक भारीपन है, एक ऐसा भारीपन जो आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपको देख रहा है। पांच साल की मिस्सी ने एक अदृश्य दोस्त जोडी के बारे में बताना शुरू कर दिया। शायद वो इंतजार कर रही है। आज की रात हम उसी घर के बंद दरवाजों को खोलेंगे, उस खून की कहानी को सुनेंगे जिसने इस घर को हमेशा के लिए शापित कर दिया। क्योंकि इस घर का डर भूतों से शुरू नहीं होता, ये डर शुरू होता है एक इंसान से, एक बेटे से, जिसने अपनी ही माँ की आंखों में देखकर गोली चलाई। 13 नवंबर 1974 रात के 3:15 एमेटी विला की सड़कों पर सन्नाटा था। हर कोई अपनी गर्म चादरों में सो रहा था, लेकिन 112 ओशन एवेन्यू के अंदर मौत जाग चुकी थी। 23 साल का रोनाल्ड बुच, जिसे डेफ जूनियर भी कहते थे, अपने कमरे से उठा। उसके हाथ में एक .35 कैलिबर की मर्लिन राइफल थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। वह सबसे पहले अपने माता पिता के कमरे में गया। रोनाल्ड सीनियर और लुइस गहरी नींद में थे। 2 गोलियां बिना कोई आवाज किए दोनों को हमेशा के लिए सुला देती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एक एक करके अपने 4 भाई बहनों के कमरों में गया। डाउन, एलिसन, मार्क और छोटा भाई जॉन। हर कमरे में 2 गोलियां, हर चेहरा तकिए में दबा हुआ। कोई चीखा नहीं, कोई भागा नहीं, जैसे वे सब जानते थे कि वह रात उनकी आखिरी रात है। सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें लगा कि यह किसी बाहरी हत्यारे का काम है, क्योंकि कोई कैसे अपने ही खून को इतनी बेरहमी से मिटा सकता है। लेकिन जब बुच से पूछताछ हुई तो उसने जो कहा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने कहा कि मुझे आवाज़ सुनाई देती थी, वो मुझसे बात करती थी, दीवारों से, फर्श से, हवा से। वो कहती थी, मार डालो, सबको मार डालो। कोर्ट ने उसे पागल नहीं माना, उसे 150 साल की सजा मिली। लेकिन बुच की वो बात की आवाज़ें उसे हुक्म देती थी, वो बात उस रात के साथ खत्म नहीं हुई। वो बात उस घर की दीवारों में उतर गई। खून तो धुल गया, पुलिस टेप भी हट गई, घर फिर से बिक्री पर लग गया, लेकिन उस रात का साया वहीं रह गया, इंतजार करता हुआ अगले मेहमान का। और वो मेहमान ठीक 1 साल बाद दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। 8 दिसंबर 1975 को जॉर्ज और कैथी लड्स अपने 3 बच्चों के साथ ओशन एवेन्यू नंबर 112 में रहने आए। उन्हें इस घर का अतीत पता था, लेकिन इतनी कम कीमत में इतना बड़ा घर मिलना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। उन्होंने सोचा कि बीती बातों को भुलाकर नई शुरुआत कर सकते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात से चीजें बदलने लगी। ये बदलाव किसी नाटकीय घटना से नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी ऐसी बातों से शुरू हुआ जिनका कोई औचित्य नहीं था। जॉर्ज ने महसूस किया कि मास्टर बेडरूम में हर रात तापमान अचानक गिर जाता था। हीटर चल रहा था, थर्मोस्टेट सही पर था, फिर भी उस कमरे में इतनी ठंड थी कि हड्डियां जमने लगती थी। यह ठंड हमेशा बिस्तर के बाईं ओर ही होती थी, ठीक वहाँ जहाँ पहले लड्स डेफ्यू सोती थी। जॉर्ज ने हीटिंग सिस्टम की जांच करवाई, लेकिन सब कुछ सामान्य निकला। कैथी को अजीब सी बदबू आने लगी, कभी मीठा इत्र, कभी सड़ा हुआ मांस, तो कभी अजीब सी केमिकल्स की बदबू आने लगती थी। इन सब का जो सोर्स था कभी पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ से ये स्मेल्स आ रही हैं। खिड़कियाँ बंद रहती थी, नालियाँ साफ थी, फिर भी ये गंध इतनी तेज आती थी कि सहन नहीं हो पाती थी। फिर दीवारों से हरा और काला गाढ़ा एक रिसाव सा रिसने लगा। प्रयोगशाला में जांच हुई तो पता चला कि ये ना तो कोई फफूंद है, न ही कोई पेंट है। ये एक अज्ञात, मतलब कि एक अजीब सा कार्बन पदार्थ है, जिसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल सा हो गया था। बच्चों के व्यवहार में भी अचानक से बदलाव आने लगे। 5 साल की मिस्सी ने एक अदृश्य दोस्त जोडी के बारे में बताना शुरू कर दिया। शुरू में ये सामान्य बचपन की कल्पना लग रही थी, लेकिन जोडी का जो वर्णन है
हर बार अलग सा होता। कभी वह छोटा लड़का होता, तो कभी बूढ़ा आदमी, तो कभी जानवर जैसा प्राणी। मिस्सी ने जो चित्र बनाए उनमें लाल आंखें और खुर जैसे पैर दिखते थे। बाद में बाल मनोवैज्ञानिक, मतलब जिसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने पुष्टि की कि मिस्सी को डेफियो हत्याओं की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। जॉर्ज ने कई रात देखा कि उनके बिस्तर के पायदान पर हाथों के निशान बन जाते थे। ये निशान सुबह होते होते मिटते जाते। फर्नीचर अपनी जगह से हिल जाता था। कुर्सियां दीवार की ओर मुड़ी हुई होती थी, मेज घूमी हुई होती थी, दरवाजे अंदर से बंद हो जाते थे जबकि अंदर कोई नहीं था। चाबियां काम करना बंद कर देती थी। कैथी ने बताया कि उन्हें शारीरिक अनुभव होने लगे कि रात को अदृश्य हाथ उनकी टखने पकड़ लेते थे। हर पल ऐसा लगता कि कोई देख रहा है। सोते समय सीने पर भारी दबाव सा महसूस होता था। और अब यह घर उनको अपना घर कम और एक ऐसी जगह ज्यादा लगने लगा था जहां वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। फिर सर्दियों के मौसम में एक और अजीब घटना सामने आई। परिवार के मुताबिक घर के एक कमरे में अचानक बड़ी संख्या में मक्खियां दिखाई देने लगी। बाहर कड़ाके की ठंडक थी, फिर भी उस कमरे में मक्खियों का झुंड दिखाई देना और यही सब चीजें देखकर उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा था। अब तक जॉर्ज और कैथी के लिए हालात काफी बदल चुके थे। जिस घर में वे नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे, वही घर अब उन्हें डराने लगा था। और आखिरकार 14 जनवरी 1976 को लेट्स परिवार ने वो घर छोड़ दिया। सिर्फ 28 दिन। इतने कम समय में उन्होंने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया जिसे कभी उन्होंने अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत माना था। कहा जाता है कि वो अपना पूरा सामान पीछे छोड़कर वहां से निकल गए, यहाँ तक कि अपना पालतू कुत्ता भी वो वहीं पे छोड़ के चले गए। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वाकई उस घर में कुछ ऐसा था जिसने लेट्स परिवार को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया, या फिर 6 लोगों की हत्या का भयानक इतिहास, लगातार बढ़ता डर और मानसिक दबाव, इन सब ने मिलकर अनुभवों को और ज्यादा भयानक बना दिया? इसका जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। उनके लिए तो ये 28 दिन एक ऐसा अनुभव था जिसके बाद वे उस घर में दोबारा कभी नहीं लौटे। और यहीं से अमिटीविले की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब इस घर की सच्चाई जानने के लिए कुछ लोग वहां पहुंचने वाले थे, जो खुद दावा करने वाले थे कि उन्होंने उस घर में कुछ ऐसा महसूस किया जिसे सामान्य तरीके से समझना आसान नहीं था। जवाब देने आए एड और लॉरेन वॉरेन, दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। और जब वे उस घर में दाखिल हुए तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। वॉरेन ने महसूस किया कि कोई आम भूत नहीं था वो, बल्कि एक ऐसा डेमोनिक एंटिटी थी जो उस घर को अपना घर मानती थी। उनके इंफ्रारेड कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसमें एक छोटे लड़के की छवि दिखी जिसकी आंखों में खौफ था। क्या वो जॉन डेफो था जिसकी आत्मा वहां भटक रही थी, या उस एंटिटी का रूप जो बच्चों को बहलाने के लिए इंसानी शक्ल ले लेती थी? वॉरेन ने कहा, यह घर श्रापित है। उनकी रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया। किताब लिखी गई, फिल्म बनी और एमिटीविला हमेशा के लिए दुनिया के सबसे हॉन्टेड घरों में से एक बन गया। आज वो घर खड़ा है, लेकिन उसका पता बदल गया है ताकि लोग क्यूरियोसिटी से वहां ना जाए। बाद में रहने वाले परिवारों ने भी कभी वैसी घटनाएं रिपोर्ट नहीं की। शायद एंटिटी सो गई है, शायद वो इंतजार कर रही है, या शायद वो कभी गई ही नहीं। एमिटीविला की कहानी सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है। ये कहानी उस डर की है जो इंसान के अंदर घर बना लेता है, उस खून की है जो दीवारों से कभी धुला ही नहीं, और उस सन्नाटे की जो चीखों से भी ज्यादा शोर करता है। अगर आप उस घर में एक रात बिताने को कहें तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट में बताइए हाँ या ना। और अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। शुभ रात्रि और आप सुरक्षित रहें।